हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 से होंगे। चैप्टर 5 से विद्युत चुंबकीय प्रेरण से सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि पिछले विगत बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित होने जा रहे हैं। अतः मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे, ताकि आप आगामी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? ध्यान देंगे, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इसमें विकल्प दिए गए हैं कूलाम। पहला विकल्प दिया गया कूलाम, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है हेनरी। 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बतलाना इनमें स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक कौन है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ध्यान देंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, तभी जाकर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकता है यह क्लास। अगर आप चाहते हैं बीच में ड्रॉप करना, तो हम बोलेंगे कि अभी से आप क्लास को छोड़ दें, बीच में ड्रॉप ना करेंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोलन गति कैसी होती है? अगर धातु का गोलक बना हो, ध्यान देंगे, धातु से गोलक बना हुआ हो और चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करे, तो वहां पर एडी करंट बनेगा, एडी करंट उत्पन्न होगा। और एडी करंट करेगा क्या? दोलक की गति को धीमा करेगा, गति को धीमा करेगा। और जब गति धीमा होगी, इसे हम कहेंगे दोलन गति अवमंदित हो रहा है। क्या हो रहा है? अवमंदित हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का विकल्प नंबर बी सही है। सेकंड क्वेश्चन का विकल्प बी सही है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प दिया गया धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित धारा पर। प्रेरित धारा पर भाई किस पर कार्य करता है? बिहार बोर्ड में 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? विकल्प नंबर बी सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होगा। इसका सिद्धांत होगा विकल्प नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उच्च धारा, उच्च वोल्टता, अल्प धारा या अल्प वोल्टता। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? 4 विकल्प दिए गए। आप ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है मेरे छोटे बाल गोपाल। चौथा का विकल्प नंबर बी सही होगा, उच्च वोल्टता। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। प्रतिरोध आर दिया गया है, प्रतिरोध कितना कहा गया? 10 ओम है। प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से टी समय में चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है, तो परिवर्तित होगा जब टी का मान 0.25 दिया जा रहा है। भाई ध्यान देना होगा, आपको ज्ञात क्या करना है? परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने देखा कि फ्लक्स दिया गया है फाई इक्वल 6t² माइनस 5t प्लस 1। 6t² माइनस 5t प्लस 1। सबसे पहले तो हम फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई अपॉन डी टी ज्ञात करेंगे। डी फाई अपॉन डी टी ज्ञात करेंगे तो 6 के जगह पर 6 होगा, t² के लिए 2t हो जाएगा, -5 t के लिए 1 हो जाएगा और 1 के लिए 0 हो जाएगा। तो डी फाई अपॉन डी टी का मान हो गया 12t - 5।
टी का मान दिया गया है 0.25 रखना है। टी बराबर 0.25 अगर रखेंगे तो d5/dt का मान हो जाएगा 12 गुणे 0.25 माइनस 5। 12 को अगर 0.25 से गुणा करेंगे कितना होगा? 3 होगा। 3 माइनस 5 यानी -2 आ गया। अब अगर EMF हम इसका ज्ञात करें तो -d5/dt होता है। -d5/dt का मान -2 है, +2 हो गया। EMF विद्युत वाहक बल कितना आ गया? 2 आ गया। ज्ञात क्या करना है? धारा ज्ञात करना है। धारा I बराबर हो जाएगा EMF/R, 2/10 यानी 0.2 एम्पियर की धारा बहेगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 5 का बी सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। लेंज का नियम संबद्ध है, किससे संबद्ध है? 2015, 16, 22 3 बार पूछा गया। लेंज का नियम ऊर्जा से संबंध है। विकल्प नंबर सी सही है। अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा क्या है? प्रश्न संख्या 7 है। अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा क्या है? 4 विकल्प दिए गए यहां पर। ml² का -2 a का -2, ml² t का 2a का 2। इतना क्या पढ़ना भाई? पहले दिख गया, नंबर ए सही है। अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा क्या होगी? ml² t का -2 a का -2 होगा। विकल्प ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 7 का। हाँ, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किससे होता है? विकल्प है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से, या एम्पियर के नियम से। भाई किस नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है? लेंज के नियम से होता है। लेंज के नियम से होता है। विकल्प नंबर ए सही होगा। विकल्प नंबर ए करेक्ट हुआ। एल आर की बीमा होगी, L/R की बीमा होगी जहां L प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है। यह प्रश्न 2022 एग्जाम में पूछा गया भाई। L/R के लिए विकल्प नंबर सी सही होगा, M0L0T, या केवल T भी लिख सकते हैं, केवल T भी लिख सकते हैं। इसके लिए विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे भाई। चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रश्न को ध्यान देंगे। किस पर निर्भर नहीं करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। लूप की आकृति पर, लूप के क्षेत्रफल पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, और क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर। देखिए इन तीनों पर निर्भर करता है। इन तीनों पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? लूप की आकृति पर। लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। 10वां का विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किया था। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? यहां विकल्प दिया गया है। फैराडे ने, एम्पियर ने, गाउस ने और माइक्रोन ने। किसने दिया था बाबू? फैराडे ने। फैराडे ने दिया था। विकल्प एक करेक्ट होगा। 11 नंबर का विकल्प एक करेक्ट होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल विरोध करता है। किसका विरोध करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध करता है? जिस वजह के कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। आपने पढ़ा है लेक्चर क्लास में कि जिस वजह के कारण यह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। भाई कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। कौन सा सही होगा बेटा? विकल्प डी करेक्ट होगा। इस कारण का जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण प्रेरित होता है। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। हेनरी मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? स्व प्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, स्व एवं अन्योन्य दोनों का? जी दोनों का होगा। स्व प्रेरकत्व का भी और अन्योन्य प्रेरकत्व का भी। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है। एम ध्रुवीय प्रबलता वाले चुंबक को
चार भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक की आधी हो जाती है, तब प्रत्येक भाग की चुंबकीय ध्रुव प्रबलता क्या होगी? प्रत्येक भाग की चुंबकीय ध्रुव प्रबलता क्या होगी भाई? m/2 होगी। m/2 आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। विकल्प नंबर सी सही है। किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ध्यान देना होगा, अक्षीय स्थिति की बात हो रही है। अक्षीय स्थिति कहा जाएगा तो समानांतर हो जाएगा। क्या होगा बेटा? समानांतर हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति कहा गया होता, यही अक्षीय न कह के निरक्षीय कह दिया गया होता, तब क्या हो जाता? प्रति समानांतर हो जाता, प्रति समानांतर हो जाता, विपरीत चलने लगता। यहां विकल्प नंबर ए सही, चूंकि अक्षीय की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। देखिए निरक्षीय आ भी गया। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के होता है। चुंबकीय आघूर्ण में याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। पूछा जा रहा है क्या होगा? अभी हमने सिखाया प्रति समानांतर होगा भाई। निरक्षीय स्थिति में प्रति समानांतर होगा और अक्षीय के कंडीशन में समानांतर हो जाता है। यह चुंबकीय निरक्षीय रहने पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के विपरीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा भाई? अक्षीय स्थिति और चुंबकीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? सूत्र क्या होगा? म्यू नॉट बटा में 4 पाई। अक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा? म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू 2m बटा में आर क्यू, 2m बटा आर क्यू। और निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा? म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यू। क्या बचेगा भाई? 2/1। सब कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से 2 बचेगा, 2/1, यानी कि 2:1 का अनुपात होगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट है। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलो बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबकीय लंबाई की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, ध्यान देना, क्षण चुंबक लिया गया है, क्षण चुंबक का मध्य बिंदु लिया गया है। चुंबकीय लंबाई, ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। किस बिंदु पर क्या दिया जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं, कोई शून्य नहीं होता। याद रखेंगे चुंबकीय विभव शून्य होता है। विकल्प नंबर बी करेक्ट है। चुंबकीय विभव का मान 0 होगा। 18 का बी सही होगा। चलिए बाबू, यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में, चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? भाई उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होगी। कहां कहां होगी? कहां कहां होगी? चुंबक के मध्य बिंदु, चुंबक के मध्य बिंदु से उसके लंबवत होगा। चुंबक के मध्य बिंदु से लंबवत समान दूरी पर, अगर चुंबक ये है, इसका मध्य बिंदु यहां पर हुआ, तो समान दूरी पर ऊपर और नीचे बराबर दूरी पर 2 जगह हो जाएगा। उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण एम वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी में अस्थायी संतुलन से थीटा कोण द्वारा घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? W ज्ञात करना है बाबू। mv1 माइनस कॉस थीटा होता है। W बराबर mv1 माइनस कॉस थीटा होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी सही है। 20 के लिए विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संख्या 21 है।
जब किसी चुंबक को मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर बल एवं महत्तम कब होगा? जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय विकल्प या क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर हो या क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो सूत्र होता है बल युग्म के लिए टाउ बराबर mb sin थीटा, और थीटा का मान जितना ही ज्यादा होगा साइन का मान अधिक होता है। तो साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री का मान उच्चतम होता है, 1 होता है। यहां पर 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री मतलब क्षेत्र के लंबवत। 21 का विकल्प नंबर 20 क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम आघूर्ण के चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने में किया गया कार्य क्या होगा? कार्य W बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा होता है। mb 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, mb 1 माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। माइनस में माइनस का गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, तो mb 1 + 1 अर्थात 2mb। विकल्प नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए विकल्प नंबर बी सही है, 2mb। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को अल्प कोण से घुमा करके छोड़ देने पर दोलन की कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी? कोणीय आवृत्ति पूछा गया है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/t, ओमेगा बराबर 2 पाई/t या ओमेगा बराबर 2 पाई/t का मान रखेंगे 2 पाई √i/mb। i/mb 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 1/√i/mb, या इसे लिख सकते हैं √mb/i। कौन सा विकल्प सही होगा भाई? विकल्प नंबर सी सही है। 23 का विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय विभव का मात्रक है, 4 विकल्प दिए गए। चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होगा इनमें से? जूल प्रति एम्पियर मीटर, विकल्प नंबर बी सही है। 24 के लिए विकल्प नंबर बी सही है, जूल प्रति एम्पियर मीटर। चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रश्न दिया गया चुंबक के 2 ध्रुव, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक की लंबाई कहते हैं, चुंबक की लंबाई कहते हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा। 25 के लिए विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है निकेल है। निकेल किस तरह का पदार्थ है? 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। भाई निकिल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। 27 का विकल्प नंबर सी सही है, 27 का विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक पूछा गया है। विकल्प दिया गया न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर या टेस्ला। टेस्ला दिया। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर होगा। विकल्प नंबर सी सही है। 28 का विकल्प नंबर सी सही है, एम्पियर मीटर होगा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। U बराबर m इंटू बी, m क्रॉस बी, माइनस m इंटू बी और माइनस m प्लस बी। विकल्प नंबर सी सही है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है U बराबर माइनस m इंटू बी, या इसको कह सकते हैं माइनस mb कॉस थीटा होगा, माइनस mb कॉस थीटा होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 31। अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? विकल्प दिया गया धारणशीलता, निग्राहिता, निग्राहिता दोनों, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। भाई यहां पर ध्यान देंगे छोटा नहीं बल्कि बड़ा देना चाहिए था, बड़ा देना चाहिए कि अस्थाई चुंबक के लिए किसे बड़ा होना चाहिए?
तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए धारणशीलता और निग्राहिता दोनों का मान अधिकतम होना चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। कब? जब छोटा ना कह करके बड़ा कहेगा तब यहां पर बड़ा शब्द होना चाहिए, चेंज कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है, चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी है? 595.6 है, तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी? चुंबकशीलता का सूत्र होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति दिया गया है 595.6, एक में 595.6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 596.6, यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। 32 के लिए विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला 33 है, लोहा लौह चुंबकीय होता है। लोहा जो है कब लौह चुंबकीय होता है? विकल्प दिया है सभी तापक्रमों पर, एनटीपी पर केवल 770 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 770 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रमों पर। ध्यान देंगे, अगर टेम्परेचर जो है, इसके लिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें और टेम्परेचर अगर 770 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, कितना रहता है? 770 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तब जो है लोहा लौह चुंबकीय होगा, लौह चुंबकीय होगा। और अगर टी का जो मान यानी टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो उस समय जो है लोहा अणुचुंबकीय हो जाता है। लोहा क्या हो जाएगा? अणुचुंबकीय हो जाएगा। यहां पर लौह चुंबकीय की बात हो रही है। लौह चुंबकीय कब होता है? जब 770 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। विकल्प नंबर डी सही है इसके लिए। 33 का विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी तापक्रम के ऊपर क्या हो जाते हैं? भाई पारामैग्नेटिक हो जाते हैं। विकल्प ए सही है। कैसे हो जाते हैं? पारामैग्नेटिक हो जाते हैं। हिंदी में लिखना होगा अणुचुंबकीय कह सकते, अणुचुंबकीय। अगर विकल्प हिंदी में दे दिया जाए तो अणुचुंबकीय सही होगा, इंग्लिश में दिया जाए तो पारामैग्नेटिक। विकल्प ए सही है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य या धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? भाई धनात्मक होती है। विकल्प नंबर ए सही होगा। 35 का विकल्प नंबर ए सही, धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से डायामैग्नेटिक कौन है? डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा हिंदी में? इंग्लिश में डायामैग्नेटिक है, हिंदी में होगा प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक को हिंदी में कहेंगे प्रतिचुंबकीय। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। भाई ध्यान देना बाबू, गौर से देखना बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या सही होगा? N2 नाइट्रोजन होगा। कौन डायामैग्नेटिक इसमें से? नाइट्रोजन होगा। सभी प्रश्न का विकल्प बेटा लोग आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले, याद होता रहेगा। निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है? विकल्प दिया गया है BiCuPb या एल निको। एल निको, भाई एल निको क्या होता है? यह एक मिश्र धातु है। एल निको क्या है? एल निको मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है जिसमें FeAlNi और CO का मिश्रण होता है। एल निको कौन लौह चुंबकीय पदार्थ? ये सब जो आप विकल्प देख रहे हैं ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये सभी। और ये जो है एल निको, इसको हम कहेंगे कि यह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, मिश्र धातु है, लौह चुंबकीय होता है। यानी 37 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें सही कौन नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ लिखिए, सी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सी वाला? सी में क्या गलती है? सूत्र होता है म्यू नॉट बराबर म्यू बटा में
बताइए, जब म्यू नॉट बराबर ये है तो ये फिर कैसे लिख सकते हैं भाई? गलत है। कौन सही नहीं है? विकल्प सी होगा। विकल्प सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 40 है, पारामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की परम ताप T पर निर्भरता क्या होती है? भाई चुंबकीय प्रवृत्ति जो है परम ताप के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होती है, या कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर बी सही होगा। यहां विकल्प बी सही है। डायमैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म तथा फेरोमैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों का सार्वभौम गुण क्या है? ध्यान देंगे यहां पर, सभी का सार्वभौम गुण क्या है? डायामैग्नेटिज्म कह रहा है, पारामैग्नेटिज्म कह रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म कह रहा है, सभी पदार्थों का सार्वभौम गुण क्या है? विकल्प दिया जा रहा है डायामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। उपयुक्त सही, यहां सही विकल्प ए होगा, डायामैग्नेटिज्म, यानी कि प्रतिचुंबकत्व का गुण होगा। ये सभी पदार्थों में कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है, अतः यहां पर 41 का विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि चुंबक के ध्रुवों पर घड़ी कांच लगा दिया गया, घड़ी कांच में पारामैग्नेटिक द्रव भर दिया गया है, जहां ज्यादा द्रव जमा हो जाता है वहां का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, वहां पर अधिक मात्रा में द्रव जमेगा। विकल्प दिया है शक्तिशाली, कमजोर, शून्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सही होगा? कमेंट कीजिए। हाँ बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखें। विकल्प नंबर ए सही है, शक्तिशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां पूछा जा रहा है? पृथ्वी के सतह पर पूछा जा रहा है। कितना होगा भाई पृथ्वी के सतह पर? 1 गॉस होता है। विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। कितना होता है? 1 गॉस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम लागू होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम लागू होता है। किस दशा में क्यूरी का नियम लागू होता है? विकल्प ए है असंतृप्त चुंबकन की दशा में, बी है संतृप्त चुंबकन की दशा में, सी कहा जा रहा है ए और बी दोनों सही है, डी कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ए, सही विकल्प ए होगा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे असंतृप्त चुंबकन की दशा में। अगला प्रश्न है 45 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा? बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण का मान पूछा जा रहा है भाई। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है एम गुणे बी, या इसे हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। खैर यहां पर आप देख रहे हैं कि m इंटू बी के पद में दिया गया है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए सही होगा। 46 का विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? टेंजेंट नियम के लिए कौन सा सही है? टेंजेंट नियम में होता क्या है? tan थीटा बराबर बी अपॉन बी एच, tan थीटा बराबर बी अपॉन बी एच, तो फिर b बराबर क्या हो जाएगा? बी एच tan थीटा, तिरछा गुना हो जाएगा इन दोनों। कौन सा विकल्प सही होगा? यहां पर b बराबर बी एच tan थीटा, b बराबर बी एच tan थीटा। विकल्प नंबर एक करेक्ट है। 47 का विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। बाबू बने रहेंगे बेटा, बहुत लास्ट ही चल रहा है, समापन की तरफ हम लोग हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जा रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा?
W बराबर mv1 माइनस कॉस थीटा। चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर mv1 माइनस कॉस थीटा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। 48 का विकल्प नंबर सी सही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा, सीखने को मिला होगा। आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे बीच बीच में समय रहते हुए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में 35/35 स्कोरिंग हो सके। 35 में 35 स्कोरिंग करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जितने भी PYQ जितने हैं, सबको बनाएंगे। यहां पर हम आपको क्वेश्चन हल करवा भी रहे हैं। आप बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और अपना प्यार बरसाते रहेंगे, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।